गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया ओपन्स डोर्स टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में अपने ब्रांच कैंपसेस सेटअप कर रही हैं। अभी तक 7 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूके से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से, इटली, कनाडा से, ये सब जो है अप्लाई कर चुके हैं इंडिया में अपने कैंपसेस खोलने के लिए। तो यूजीसी ने जो है अ, ये रेगुलेशंस बनाए हैं इसके लिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके जो है प्रोविजंस हैं, ताकि डाइवर्स एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडियन स्टूडेंट्स को मिल सके। तो कैंपसेस जो हैं वो गिफ्ट सिटी और नवी मुंबई में खोले जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि क्यों ऐसा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में एक्सपैंड कर रही हैं, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम्स पर बहुत ध्यान दिया गया। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में वहाँ पर बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, तो एक तरह से स्टैग्नेशन आ रही है, या स्टूडेंट की जो डोमेस्टिक एनरोलमेंट है उसमें फॉल आ रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्रीजिंगली अब डिपेंडेंट हो रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने रेवेन्यूज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए। 2023 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लगभग 22% टोटल एनरोलमेंट्स को कंप्राइज करते थे यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, 24% ये ऑस्ट्रेलिया में थे और 30% कनाडा में। यूएस की यूनिवर्सिटी और जो है उनमें 6% इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स हैं, लेकिन जो एलीट इंस्टीट्यूशंस है जैसे आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर 27% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन सब ने लेकिन वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में है वहाँ पर एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और उनके फिर रेवेन्यूज़ जो है वो हर्ट हो रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब टारगेट कर रही हैं कि वो डायरेक्टली हमारी कंट्री में या बाकी की जो मतलब जो स्टूडेंट्स भेजने वाली कंट्रीज़ में अपनी प्रेजेंस दिखाएं। तो इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है वो लगभग 40 मिलियन स्टूडेंट्स को होस्ट करता है। इंडिया में ग्लोबली रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी अगर हम देखें हायर एजुकेशन की, वो अनइवन है। बहुत सी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मीडियोकर हैं, और इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एस्पायर करते हैं अब्रॉड जाने को, सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए ही नहीं बल्कि माइग्रेशन पाथवेज़ के लिए भी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैंपस जो हैं वो इंडिया में एक वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव ऑफर कर सकते हैं। और इंडिया में एक लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबिलिटी का एक क्रिटिकल इशू है। कॉस्ट जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, चाहे वो इंडिया में भी ऑफर हो, फिर भी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडियन हाउस होल्ड जो कि वो उससे अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है फॉरेन ब्रांच कैंपसेस की, जो चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया में खोले गए, वो भी मिक्स्ड थे। नियर टू मीडियम टर्म में कितने एक्चुअल जो है वो ब्रांच कैंपसेस खोले जाते हैं और उसमें कितनी एनरोलमेंट होती है, वो मैटर करेगा। और क्या रिस्पांस होता है इंडियन स्टूडेंट्स का, वो भी मैटर करेगा कि क्या लॉन्ग टर्म वायबिलिटी है या इन कैंपसेस को स्केल अप होने की यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2023 इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें लीगल और रेगुलेटरी फाउंडेशन मिला फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। अब उसमें फीचर्स क्या हैं? ऑटोनॉमी दी गई है उन्हें करिकुलम में, एडमिशन पॉलिसीज़ में और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में। प्रोविजंस हैं इसमें रिपैट्रिएशन के सरप्लस फंड्स को। रिक्वायरमेंट है कि वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक होनी चाहिए, तभी जो है वो आप इंडिया में खोल सकते हो कैंपस अपने। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो वाटरवे है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है, और ऑफ कोर्स अरेबियन सी के साथ जो है वो अल्टीमेटली कनेक्ट करता है। तो ये क्रूशियल मैरीटाइम पैसेज है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई के लिए। और अगर हम इसके नैरोएस्ट पॉइंट पर देखें तो ये स्ट्रेट सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड रह जाता है, और 3 किलोमीटर वाइड शिपिंग लेन है जो कि हर डायरेक्शन में जाती है। तो ये लिमिटेड स्पेस जो है वो हाईली वल्नरेबल बनाती है इसको ब्लॉकेड या अटैक्स करने के लिए पासिंग वेसल्स पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल और एलएनजी ट्रांजिट राउट है। 2024-25 के अगर हम आंकड़ा देखें तो 25% जो ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड था और 20% जो ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम कंजम्पशन थी वो इसी के थ्रू पास हुई। लगभग 20% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड भी जो है, खासकर जो कतर से आता है, वो भी इसी के थ्रू ट्रांजिट होता है। जोग्राफिकली कोई डायरेक्ट इसका सी राउट अल्टरनेटिव नहीं है इस स्ट्रेट को बाईपास करने का। सऊदी और जो यूएई है उनके पास ओवरलैंड पाइपलाइंस तो हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो 20 मिलियन जो हॉर्मुज से ट्रांसपोर्ट होता है ऑयल, उसको जो है वो बाईपास कर सकें। अब यहाँ पर अगर रिस्क आएंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ेंगे, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ेगी, उससे जो है ग्लोबल शिपिंग और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो
ब्लॉक अगर करेगा ईरान या डिसरप्ट करेगा, तो वो क्या करेंगे, इसमें सी माइंस लगा देंगे, मिसाइल्स या बॉम्ब अटैक्स करेंगे पासिंग शिप्स पर, वेसल्स को डिटेन करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे मैरीटाइम सिस्टम्स पर। तो डिस्पाइट रिपीटेड थ्रेट, ईरान ने कभी भी इसको क्लोज नहीं किया इवन ड्यूरिंग वॉर टाइम। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा वो करता है तो उसको खुद को ही सबसे ज़्यादा हार्म होगा, क्योंकि उसके जो ऑयल एक्सपोर्ट्स जाते हैं चाइना को, जो उसका मेन कस्टमर है, वो हैम्पर हो जाएगा। अब ब्लॉकेड से सिर्फ ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स ही नहीं बल्कि चाइना की इकोनॉमी को भी धक्का लगेगा, क्योंकि 47% जो उसका क्रूड ऑयल है वो यहीं से आता है। और उसकी वजह से जो है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स भी जो है ईरान को मिल सकता है यूएस की फिफ्थ फ्लीट से। तो इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, वो इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है ऑयल के लिए। 47% इंडिया के जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स हैं वो इसी स्ट्रेट के थ्रू ही पास होते हैं। ब्लॉकेड अगर हुआ हॉर्मुज़ का, तो उससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी जो है वो डिसरप्ट होंगी, प्राइस सर्ज होगा, जिससे कंट्रीज़ के ट्रेड डेफिसिट होंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो हार्म होंगे, रुपये की वैल्यूएशन ख़राब होगी और इन्फ्लेशन आएगा। तो एक तरह से ओवरऑल स्ट्रेस आएगा इकोनॉमी में। चाइना जो है वो दूसरे सप्लायर्स की तरफ मूव कर जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा और उससे और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। डिसरप्शन से जो है फ्रेट रेट्स भी बढ़ जाएंगे, टैंकर इंश्योरेंस की प्रीमियम्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑयल प्राइसेस जो हैं, कहा जा रहा है कि टेम्परेरीली $80 पर बैरल पहुंचने वाले हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया का अगर हम देखें कि जो की एनर्जी राउट्स हैं वो अभी भी उतने ज़्यादा हार्म नहीं होंगे इससे। जैसे रशियन ऑयल जो है वो सुएज़ कनाल, केप ऑफ गुड होप या पैसिफिक राउट्स के थ्रू आता है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने की ज़रूरत नहीं होती है। कतर की भी एलएनजी सप्लाईज जो इंडिया में आती हैं वो भी स्ट्रेट पर डिपेंडेंट नहीं है। बाकी के एलएनजी सोर्सेज जैसे ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूएस जो है वो अनफेक्टेड रहेंगी इससे। तो ऑफ कोर्स इंडिया भी जो है अल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ जो है वो मूव करेगा, इंक्रीज़ करेगा वहाँ से इंपोर्ट्स। और गवर्नमेंट शायद उनको प्राइस सब्सिडी भी देनी पड़ेगी ताकि इकोनॉमी को भी जो है वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्यूनिस सिंड्रोम। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रिस्ट है, उनकी जो है बी स्टिंग से अभी डेथ हुई है। तो इससे जो है क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या रेयर एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं कोनिस सिंड्रोम जैसे, उससे सडन हार्ट अटैक आ सकता है हेल्दी एडल्ट्स में। तो ये कोनिस सिंड्रोम क्या एक रेयर मेडिकल कंडीशन है, जब कोई भी एक एलर्जिक रिएक्शन जो है एक हार्ट प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देता है। तो इसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये तब होता है जब पर्सन जो है वो किसी भी तरह के ट्रिगर इवेंट, जैसे कोई इंसेक्ट की बाइट हो गई, ड्रग हो गया या कोई ऐसा खाना खा लिया जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और उसकी वजह से जो है हिस्टामाइंस और साइटोकिन स्टॉर्म्स आती हैं, और उससे जो है सडन स्पाजम्स या फिर कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो टाइटनिंग होने लगती है उसकी, और वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। उससे वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है हार्ट को, और उसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है। तो क्या क्या ट्रिगर हो सकते हैं इसमें, इंसेक्ट बाइट्स हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं खासकर एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स, फूड्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एलर्जेंस हो सकते हैं, कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन को तो ऑफ कोर्स एंटी हिस्टामाइंस कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ही रोका जा सकता है। हार्ट के लिए स्टैंडर्ड कार्डियक केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस तमल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी जो है कमीशन करने वाली है अपनी लेटेस्ट स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमल 1 जुलाई को कैलिनिनग्राड रशिया में। तो ये स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट जो है ये सीरीज़ ऑफ क्रिबाक क्लास फ्रिगेट्स को बिलोंग करती है। सेकंड शिप है ये तुशील क्लास की, और इसको यंतर शिपयार्ड जो है रशिया के कैलिनिनग्राड वहाँ पर बनाया गया है। 26% इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगे हैं। इवन ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। इसकी टॉप स्पीड लगभग 30 नॉट्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस नीलगिरी। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईएनएस नीलगिरी ने रिसेंटली ज्वाइन किया है ईस्टर्न नेवल कमांड को, और वो एक इंटीग्रल पार्ट बन रही है ईस्टर्न स्वॉर्ड सनराइज फ्लीट का। फर्स्ट ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ट प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं ये इंडियन नेवी की। इंटीग्रल पार्ट होगी ये ईस्टर्न नेवल कमांड का। 149 मीटर्स लॉन्ग है ये। सोफिस्टिकेटेड कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं इसमें। 28 नॉट्स की स्पीड अचीव कर सकती है, इंडिपेंडेंटली बिना किसी सपोर्टिंग वेसल्स के ऑपरेट कर सकती है। 16 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं इसमें, और 88 ब्रह्मोस मिसाइल्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टॉमाहॉक मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस जो है वो इसराइल की वॉर में एंटर हुआ है विद ईरान, जिसमें उन्होंने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का भी यूज़ किया है। ये एक लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, यूएस नेवी के लिए बनाया गया है। इसको शिप्स या सबमरीन से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में यूज़ किया गया था। लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, तो इसलिए रडार डिटेक्शन को अवॉइड कर पाता है।
एडवांस जीपीएस इनर्शियल नेविगेशन इसमें लगा है। इसकी रेंज लगभग 1550 से 2500 किलोमीटर तक की है। 1000 पाउंड का कन्वेंशनल वॉरहेड या क्लस्टर मिनिशंस ये कैरी कर सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India opens doors to foreign universities. This topic is important for your governance section. Several foreign universities are setting up their branch campuses in India. So far, 7 universities from the UK, Australia, US, Italy, and Canada, they are in the process of obtaining necessary approvals, or they have done so already. So this has been facilitated by UGC regulations of 2023, and it has also been reinvigorated by National Education Policy of 2020. So this is going to diversify the academic opportunities for Indian students. So with campuses which are going to open in Gift City and Navi Mumbai, this move also aligns with India's ambition to become a global education hub. So what are the drivers behind foreign university expansion into India? So you know that post World War II, countries of the global north started expanding their higher education systems, but due to declining birth rates, this has led to stagnation or a fall in domestic students enrollment. So even international students are comprising 22% of their total enrollments in UK universities, 24% in Australia, and 30% in Canada. US universities saw 6% international enrollment, but the elite institutions like Ivy League universities, they saw 27% of international enrollments. So host nations have introduced some visa restrictions, which has led to adversely impact, which has basically adversely impacted the university revenues for them. So that's why foreign universities are now exploring direct in-country presence in emerging markets like India. So India's higher education sector hosts over 40 million students with a gross enrollment ratio of under 30%. There is vast room for growth. While India boasts some globally ranked universities or institutions, the overall quality of its higher education landscape is uneven. Most public and private universities remain mediocre, and many students aspire to study abroad not just for academic excellence but also to secure migration pathways. Foreign university campuses in India offer a valuable alternative, so obtaining a foreign degree without leaving the country. Okay, but there are concerns as well. Although India has a large student population, affordability is a critical issue. Cost of foreign university education, even if it is offered within India, may still exceed what an average Indian household can afford. Experiences of foreign branch campuses in regions like China, Southeast Asia, and Central Asia have been mixed. In the near to medium term, actual number of branch campuses and their total enrollment figures are expected to remain modest. Initial responses from Indian students will play a crucial role in determining the long-term viability and scaling of such campuses. So UGC had notified this Foreign Higher Educational Institutions Regulations of 2023 so as to provide a legal and regulatory foundation for foreign universities to operate in India, which the key features of it include autonomy in curriculum, admission policies, and faculty recruitment, provisions for repatriation of surplus funds, requirements to be among the world's top 500 universities in global rankings. Okay, so the next topic is Strait of Hormuz. This topic is important for your international relations. So Iran's parliament has approved a proposal to close the Strait of Hormuz. So this strait is a narrow waterway which connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman, eventually leading to the Arabian Sea. So it serves as a crucial maritime passage for oil exporting countries like Iran, Saudi Arabia, and UAE. So at its narrowest point, the strait is just 33 km wide and with a 3 km wide shipping lane in each direction. This limited space makes it highly vulnerable to blockades or attacks on passing vessels. The Strait of Hormuz is the world's most important oil and LNG transit route. In 2024-25, over 25% of the global seaborne oil trade and 20% of the global oil and petroleum consumption passed through it. Additionally, 20% of the global LNG trade, mainly from Qatar, also transited this strait. Geographically, there is no direct sea route alternative to bypass the strait. Saudi and UAE have overland pipelines, but these are insufficient compared to the 20 million units flow which flow through Hormuz. So the risks in the region could increase the insurance premiums and security costs, making global shipping even more expensive and further impacting the global trade. Blocking or disrupting the Strait of Hormuz could involve laying sea mines, missile or bomb attacks on passing ships, detaining vessels, or launching cyber attacks on maritime systems. Despite repeated threats,
Iran has never actually closed the strait, even during wartime. Experts have also said that such an action would harm Iran itself, especially its oil exports to China, its main customer. A blockade would not only disrupt global energy markets, especially affecting China, but it would also provoke a strong military response, likely from the US Fifth Fleet. So, India, which is the third largest oil consumer, relies on imports for over 85% of its oil and about 50% of its natural gas. Nearly 47% of India's May crude imports transited through the strait. So, a blockade of Hormuz would disrupt global supply chains. A price surge would happen, which would impact trade deficit, forex reserves, rupee valuation, and even inflation, stressing the overall economy. If Iran's exports to China are blocked, Beijing may turn to other suppliers, increasing competition and adding uh, further inflation of prices. Disruptions would lead to higher freight rates and tanker insurance premiums. Okay, due to rising tensions in the Middle East, oil prices could temporarily rise to $80 per barrel, according to analysts. So, but India's key energy routes would remain largely unaffected. For example, Russian oil reaches India via the Suez Canal, Cape of Good Hope, or Pacific routes, bypassing the Strait of Hormuz. Qatar's LNG supplies to India also do not rely on this strait. Other LNG sources also remain unaffected. So India would of course increase its imports from alternative suppliers. To offset the rising domestic prices, the government may consider price subsidies as well. Okay. So the next topic is Kunis syndrome. This topic is important for your social issues. So recently, a prominent Indian industrialist's death due to bee sting has raised questions about rare allergic reactions, namely Kunis syndrome, and sudden heart attacks in healthy adults. So it's a rare medical condition where an allergic reaction triggers a heart problem. It is classified as a form of acute coronary syndrome. It occurs when a person is exposed to a trigger such as an insect sting, drug, or food. The body's immune system activates mast cells, which release chemicals including histamine and cytokines, and these substances cause sudden spasm or tightening of the coronary arteries. They may rupture or erode existing plaque. They may reduce the blood flow to the heart, okay, and leading to death. So, what can trigger it? Insect stings or bites, certain medications, foods, environmental allergens, and even certain underlying health conditions also. So, treatment involves controlling the allergic reaction and even controlling the heart care or cardiac care. So the next topic is INS Tamal. This topic is important for your security section. So Indian Navy is all set to commission its latest stealth multi-role frigate Tamal at Kaliningrad, Russia. This is the stealth multi-role frigate belonging to the series of Kribak class frigates inducted from Russia over the past 2 decades. So it is the second ship of the Tushil class, which are the upgraded versions of their predecessors, Talwar and Teig class, having each 3 ships each. It has been built at the Yantar shipyard at Kaliningrad, Russia. It has 26% indigenous components, including the BrahMos long-range cruise missiles, and apart from that, several surface-to-air missiles have also been accommodated. So it can achieve a top speed of 30 knots. So the next topic is INS Nilgiri. This topic is important again for your security section. So INS Nilgiri has recently joined the Eastern Naval Command, and it would be an integral part of the Eastern Sword Sunrise Fleet. So INS Nilgiri is one of the first. It is the first of the indigenously built Project 17A stealth frigates for the Indian Navy. It would be an integral part of the Eastern Naval Command. It is 149 meters long. It is powered by a sophisticated combined diesel and gas propulsion system. It is able to operate independently without any supporting vessels. It is armed with 16 Barak 8 surface to air missiles. It is also having 8 BrahMos missiles. Okay. So the next topic is Tomahawk missile. This topic is important for your security section. So US has entered Israel's war with Iran by launching Tomahawk cruise missiles against Iran's nuclear facilities. Tomahawk missile is a long-range subsonic cruise missile developed by the US Navy. It is launched from ships or submarines through a vertical launch system, and it is used for precision strikes on land-based targets. They were first deployed in combat during Operation Desert Storm in 1991. They can fly at low altitudes, avoiding radar detection, and they are guided by advanced GPS, inertial navigation, and terrain contour mapping.
These missiles have a range of between 1000 to 1500 miles, that is 1550 to 2500 kilometers. They can carry a 1000 pound conventional warhead or cluster munitions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.